आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले तो आज के मार्केट की अपडेट की बात करेंगे और उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। दरअसल ग्लोबल सेंटीमेंट्स कमजोर होने की वजह से भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दरअसल यूरोप में कोरोना संकट ने फिर चिंता बढ़ाई है, वहीं अमेरिका में चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट कमजोर होकर 11,700 के करीब बंद हुआ। इंडेक्स के 50 में से 41 शेयर्स लाल निशान में क्लोज हुए। वहीं निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया और यहां 500 अंकों से ज्यादा का नुकसान रहा। बैंकों के बाद एनबीएफसीज भी टूटे। आईटी, फार्मा और रियल्टी, तेल गैस शेयरों में भी मायूसी ही रही। आज कैपिटल गुड्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर इंडेक्स वीकनेस के साथ ही बंद हुए हैं। एफआई जो लगातार खरीद रहे थे भारतीय बाजार में, आज उनकी ओर से बिकवाली हुई है 1130 करोड़ की और डीआईएस ने मामूली खरीदा है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। तो एफआई की ओर से आंकड़े बिकवाली की तरफ रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ उत्तेकर हमारे साथ बने हुए ट्रेडबुल से आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आपके सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए तो मिले ही हैं, आप लाइव शो का हिस्सा भी बनेंगे, बट आप ट्विटर फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। सिद्धांत, पहले तो क्विक आउटलुक कल के लिए क्या रहेगा आपका? कल एक्सपायरी भी है, क्या सजेशन है? गुड इवनिंग दीपाली जी यहाँ पर काफ़ी उठापटक का दिन रहा था। बट ओवरऑल अगर हम मंडे से मार्केट का डेटा देखें, स्पेशली निफ्टी, तो 11,700 से 11,900 इस पर्टिकुलर रेंज को काफ़ी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया है। इनफैक्ट आज के सत्र में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हुआ है कैंडलस्टिक्स के लिहाज से, जिसे हम एक स्टिक सैंडविच फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, इसके इम्प्लीकेशंस 11,880 के ऊपर ही ओपन अप होंगे ऑन द बुलिश साइड। ऑन द लोअर साइड 11,700 के आसपास जिस तरीके से बिल्टअप्स है, 11,650 के आसपास जैसे वॉलेटिलिटी स्क्यूज है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कल के सत्र के लिहाज से भी एक अच्छी रेंज डिफाइन हो रही है। 11,880 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है 11,650 से लेके 11,700 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो लगभग मुझे लग रहा है एक्सपायरी कहीं जाकर 11,750 के आसपास होनी चाहिए अगर एक नॉर्मल डे होता है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस अभी भी नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी रेंज है 24,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल के सत्र के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी 24,700 के आसपास काफी डिफिकल्टीज आ रही है। बट 24,500 के आसपास जिस तरीके से वॉल स्क्यूज है, मुझे लग रहा है वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कल के सत्र के लिए। तो वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। 24,100 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। 23,980 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड 24,500 जैसे ब्रेक हो जाता है तभी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कल का सेशन भी एक इनसाइड बार फॉर्मेशन होना चाहिए। बट 11,880 काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर कल की सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत आते हैं और अगर 11,880 फर्स्ट हाफ में ब्रेक हो जाता है तो काफी बड़ी अनबाइंडिंग मूव आ सकती है। ठीक है, तो व्यू आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर मिला है। लेवल्स भी बताए हैं सजान ने। कल के लिए कौन से अहम रहेंगे? आपके सवाल शामिल करें उससे पहले डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट को आपको सुनवाते हैं। दरअसल नतीजों के बाद आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत की कंपनी के सीएफओ सौमन चक्रवर्ती ने। और उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में तो प्रदर्शन अच्छा रहा है, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में। उन्होंने ये भी कहा कि रेमडेसिविर के लॉन्च से भी कंपनी को फायदा हुआ है। सुनिए क्या कहा। तो सेकेंड क्वार्टर में लगभग सारे ही जियोग्राफी या बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया। नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इस साल में, और जो पिछले साल में हुआ था उसका भी इम्पैक्ट इस साल में पूरे मिलता है। इसीलिए नॉर्थ अमेरिका में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। यूरोप में पिछले कुछ क्वार्टर से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है और ये बरकरार रहा। इंडिया में एक तो वोकट का एक्विजिशन, वो इंटीग्रेशन अभी तक काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड जो परफॉर्मेंस मिल रहा है वहाँ से वो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उसका हिसाब से बराबर है। तो वोकट एक्विजिशन हेल्प कर रहा है इंडिया का ग्रोथ, और कुछ लाइक कोविड प्रोडक्ट लाइक रेमडेसिविर हमने लॉन्च किया इंडिया में, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो मार्केट रिकवरी, डिमांड रिकवरी इमर्जिंग मार्केट्स में भी हो रहा है, ये भी बेटर है। और हमारा जो पीएसआई बिजनेस है, एपीआई, वो भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
साथ ही डॉक्टर रेड्डीज ने यह भी कहा कि पिछले साल दूसरी तिमाही में आउट लाइसेंसिंग इनकम बड़ी होने की वजह से जो ग्रॉस मार्जिन थे वो बढ़े हुए थे। एडजस्टमेंट के बाद साल दर साल आधार पर ऑपरेशनल मार्जिन में सुधार आया है। वहीं एक्सपोर्ट इंसेंटिव रुकने का भी इम्पैक्ट दिखा है। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आप अगर याद करें तो हमारा आउट लाइसेंसिंग इनकम वो 700 करोड़ के ऊपर था। तो इसीलिए जो वो इनकम के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाता है। अगर वो आप एडजस्ट कर लो तो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ। मगर अगर आप देखें सिक्वेंशियल बेसिस में तो थोड़ा बहुत ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन जरूर हुआ है। एक कारण है जो फॉरेक्स है, पिछले एक यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 75 रुपये के ऊपर था। इस क्वार्टर में ये 73-73.5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक तो फॉरेक्स का इफेक्ट होता है, दूसरा एक जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता था फार्मा इंडस्ट्री के लिए, तो वो जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया वो सितंबर से बंद हो गया, तो उसको भी थोड़ा असर पड़ता है ग्रॉस मार्जिन में। तो डॉक्टर रेड्डीज की मैनेजमेंट को आपने सुना, स्टॉक ने काफी अच्छा मूव दिया भी है। हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 150 रुपए नीचे डॉक्टर रेड्डीज हुआ है बंद। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। वीपी चौबे हमारे साथ झांसी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। चौबे जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैंने जो है जेनटेक लिए हुए हैं 92 के एवरेज में 400 शेयर है मेरे पास में। ठीक है। और एचएल लिया है 1000 में 25 शेयर है, इसमें क्या करें? पूछ लेते हैं क्या सजेशन होगा आपका सजदानंद। 25 स्टॉक्स एचएल के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 1000 के प्राइस पर और जेन टेक्नोलॉजीज 92 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और जेन टेक्नोलॉजीज इनके भाव से नीचे है काफी, तो नुकसान हो रहा है इनको। तो क्या सजेशन, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट? देखिए दोनों स्टॉक्स का अगर हम प्राइस डेटा देखें तो दोनों स्टॉक्स में एक करेक्शन है। इनफैक्ट जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन ज़्यादा हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से ये डिक्लाइन हो रहा है, ग्रेजुअल डिक्लाइन मोड में है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी और भी स्लिप होना चाहिए। तो 64 तक मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर करेक्शन और एक्सटेंड होगा। सो वहाँ पर एक बार आने के बाद थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। बट अगर इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर अभी फिलहाल तो उनको पेशेंस रखना है और होल्ड करना चाहिए। काउंटर 64 के आसपास रिव्यू करने की सलाह होगी। और एचएएल क्लियरली यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में है, बट जिस तरीके से ये रेंज डिफाइंड है मुझे लग रहा है यहाँ पर 660 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होता आई थिंक मेजर वीकनेस नहीं आएगी, बट साइडवेज कंसोलिडेशन में ज़रूर है। काउंटर 800 के आसपास काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। सो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ही कहीं जाकर एक रिलीफ रैली होगी, बट मेजर वीकनेस भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है एचएएल थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है, वहाँ पर पोजिशन ऐड करने की भी सलाह होगी। 660 के स्टॉप लॉस के साथ रिव्यू जोन रखना चाहिए अराउंड 800 के आसपास। ठीक है। दिव्या है केरला से फोन लाइन पर। दिव्या जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मैं रिलायंस की शेयर ली हूँ, 600 क्वांटिटीज है एट द रेट 2140। क्या करना चाहिए मैडम? होल्ड करना चाहिए या सेल का ऑफ कर देना चाहिए? फिर मैंने आईटीसी की शेयर्स ली है, 3000 शेयर्स है एट द रेट 196। मैं इसमें भी क्या करना चाहिए मैडम? होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? फिर मैडम इंडिया बुल्स की शेयर्स है, 1000 क्वांटिटी है एट द रेट 180। प्लीज मैडम अगर आप कुछ सजा दे सकते हैं तो बता सकते हैं। सजदानंद 3 स्टॉक्स है इनके पास, तो थोड़ा क्विकली राय चाहेंगे आपसे क्योंकि और भी बाकी कॉलर्स हैं हमारे साथ। रिलायंस, साथ ही दूसरा स्टॉक आईटीसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो नुकसान हो रहा है इनको सभी में, क्या सजेशन?
देखिए, दो तो काफ़ी अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स है, रिलायंस और आईटीसी। आईटीसी एक काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन जोन के आसपास ही है, तो यहाँ पर तो होल्ड करने की सलाह होगी। 160 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली बेसिस पे उनको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 185 के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, तो जब भी वो स्विंग होगा तभी रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। रिलायंस में एक अच्छा करेक्शन कंप्लीट होने के फेजेस पे है और जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1960 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एडिशंस भी करने चाहिए। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से जो रिबाउंड होगा वापस 2240 के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव बायस है। बट आईबुल हाउसिंग फाइनेंस मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जिस तरीके से इसमें ओवरऑल मेजर वीकनेस रही है और हाल फिलहाल में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। सो जब तक स्टॉक 155 160 इस पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज नहीं देता, तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस हावी रहेगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए एंड स्विच करनी चाहिए कुछ बेटर स्टॉक्स पे। ठीक है। नरेश ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। एलएनटी पर 925 की इनकी खरीदारी है, लगभग 300 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और एक साल के पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये खरीदारी की है। तो जानना चाहते हैं कि एक साल में ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, लेवल्स कौन से रह सकते हैं। तो प्रॉफिटेबल पोजीशन है, 1 ईयर पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा? देखिए, हाल फिलहाल में ही यहाँ पर एक अच्छा रिवाइवल हुआ है, लगभग 880 के आसपास एक स्विंग सपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है। ओवरऑल अगर हम वीकली या फिर मंथली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है एंड जिस तरीके से यहाँ पर पैटर्न के टारगेट्स हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 1070 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर थोड़ा सा ब्रॉडर होराइजन रखे तो मुझे लग रहा है 1150 के आसपास की एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है। ओवरऑल सेटअप ये वैलिड तब तक है जब तक 880 ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 880 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। 1150 उनके लिए होगा एक रिवीजन। ठीक है। अगले कॉलर जयंती है हमारे साथ जामनगर से। जयंती नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास 100 पावर ग्रिड के शेयर पड़े हुए हैं जो लॉन्ग टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मैं एसबीआई में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, तो क्या ये सही रहेगा? बताइए सजानंद, प्रॉफिटेबल पोजीशन है इनकी, पावर ग्रिड से एग्जिट करके एसबीआई लेने का प्लान कर रहे हैं, कैसी इनकी स्ट्रैटेजी? देखिए, अगर कंपैरिजन करें तो ट्रेंड वाइज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस फॉर्मेशंस पे अगर देखें तो वीकनेस एसबीआई में काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट वो भी अभी थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन में है। 190 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, बट कहीं जाकर 200-210 के आसपास थोड़ा सा एग्जॉशन है। बट मुझे लग रहा है इनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल से है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इनफैक्ट अच्छी पोटेंशियल हो सकती है। अराउंड 180-185 तक स्विंग्स एक्सटेंड होने चाहिए। एक ग्रेजुअल अप मूव की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर 165 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये बुलिश बायस मेंटेन होना चाहिए। तो मेरी सलाह होगी एसबीआई में इमीडिएटली स्विच नहीं करना चाहिए। 210 उस ब्रेक जैसे हो जाता है उसके बाद उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। फिलहाल तो उनके पास एक अच्छा हेल्दी कैंडिडेट है जो परफॉर्म कर रहा है और उसी पे राइड करना है। सो 165 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिए पोजीशन। 185 के आसपास जैसे पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू कीजिए। ठीक है। अगला सवाल भरत पटेल ने हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। बॉश पर इनका सवाल है। 12,540 के स्तर पर इन्होंने खरीदे हुए हैं 16 शेयर्स। जानना चाहते हैं अब क्या करें। 11,800 पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है आज, तो इनकी खरीदारी की जो पोजीशन है वो नुकसान में है। 700 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है हर स्टॉक पर। बताइए क्या करें अब ये। देखिए, बॉश में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अगर हम देखें तो काफ़ी समय से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही चल रही है। तो पिछले 4 सालों से ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है एंड कहीं जाकर थोड़ी सी 10,500 10,300 ये पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास कहीं बेस एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर यहाँ से एक अच्छी रिवाइवल आ जाती है काउंटर में तो 16,400 16,500 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो एक बार रिविजिट हो जाएगा। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है 10,300 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल पूछने के लिए हार्दिक है हमारे साथ फोन लाइन पर राजस्थान से। हार्दिक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुजानंद सर। मेरा सवाल ये आईटीसी के मैंने 872 शेयर्स ले रखे हैं 178 रुपीज पे,
और दीपक नाइट्रेट के 102 शेयर है 792 पे। मुझे मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मेरे लिए सजेशन सर। ठीक है, पूछ लेते हैं। बताइए सजानंद, ITC 178, दीपक नाइट्राइट 792, दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा? देखिए आईटीसी पे जैसे हमने विश्लेषण दिया है कि 160 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ से, एंड जिस तरीके से यहाँ पर जो उसकी लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, एक बेरिश मूव थी, वो कहीं जाकर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुकी है। एक अच्छा स्टेबल बेस यहाँ पर नजर आ रहा है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 160 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो स्टॉप लॉस उनको वहीं पर रखना चाहिए एंड अपनी पोजीशन 185 के ऊपर रिव्यू करनी चाहिए। मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में रह सकता है काउंटर 165 से 185 अगले कुछ हफ्तों के लिए। बट दीपक नाइट्रेट का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छी चाल ऑलरेडी इनिशिएटेड है, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक सीक्वेंस बनी हुई है, एक अच्छे अपलिंग के बाद एक अच्छा करेक्शन आया था और एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी से अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 700 ये पर्टिकुलर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक इनको अपनी पोजीशन हटानी नहीं चाहिए। एंड जिस तरीके से ये सेटअप या फिर ये पर्टिकुलर ट्रेंड है, मुझे लग रहा है 830 के ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो 830 ये एक निर्णायक लेवल होगा उनको रिव्यू करने के लिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी दीपक नाइट्रेट स्टॉक पे। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। फेसबुक के जरिए प्रभात ने भेजा है, अशोका बिल्डकॉन 68 रुपए की इनकी खरीदारी है, 100 शेयर्स हैं, व्यू शॉर्ट टर्म में, बताइए सजदानंद। ठीक है, अशोका बिल्डकॉन आई थिंक 62 के आसपास है, यहाँ पर मेजर स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है, बट कहीं जाकर जिस तरीके से एक रेंज डिफाइंड है अराउंड 52 53 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, एंड हर्डल उसको बार बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही मिल रहा है। तो जिस तरीके से ये रेंज है लगभग अराउंड 72 से लेके 55 इस पर्टिकुलर रेंज में ही लॉक्ड इन रहना चाहिए काउंटर। ठीक है, चलिए, तो ये तो व्यू है अशोका बिल्डकॉन पर, लेकिन एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे आपके काम की। सीएनबी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने की खास पहल है। आज हम बात करेंगे पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसे होता है। आपके कमेंट्स क्या रहेंगे इस पर सजारन? देखिए, एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्टेप है। इनफैक्ट पासवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ऐसा ही होता है कि आप अपनी तिजोरी की चाबी किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर सतर्कता रखनी चाहिए। पासवर्ड्स कहीं पर अब्रप्टली लिखने भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो पासवर्ड्स को, बट डेफिनेटली यहाँ पर दिरंगाई नहीं करनी चाहिए। किसी के पास ये रेट काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो वैल्यूएबल है और इसे काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए। किसी के साथ शेयर डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शाम में। सजान लेकर हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सजान उत्तेकर हमारे साथ बने हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और शैलेश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए। शैलेश नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैंने सिल्वा मेडिकेयर का 100 क्वांटिटी खरीदा है 548 के प्राइस पे। अब क्या करना चाहिए इसमें? शिल्पा मेडिकेयर इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा, लेकिन इनकी यूनिट को लेकर यूएसएफडी की वार्निंग से मूड बिगड़ा स्टॉक का, और अब 450 440 के आसपास ये अटका हुआ है पिछले काफी दिनों से। क्या व्यू होगा आपका सजानंद स्टॉक पर? देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्दी रहा था काउंटर के लिए, बट पोस्ट अनाउंसमेंट जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन आया था अराउंड 550 के आसपास, एंड एक वीकली गैप वहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ी सी अटकने आ रही है। बट जिस तरीके से फिलहाल जो करेक्शन है, मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास काफ़ी समय इसने निकाल दिया है। सो यहाँ पर अगर इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मुझे लग रहा है 420
के लेवल्स अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी पोजीशन वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीम ओवर सोल्ड सिचुएशन हो गई है काउंटर में। तो वहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 360 के आसपास। बट अगर रिवाइवल होता भी है तो मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़ा बैरियर अभी बन चुका है अराउंड 550 535 ये जोन। सो वो जोन आने के बाद वापस अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए उन्हें। ठीक है। राजेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, ग्रेफाइट इंडिया पर इनका क्वेश्चन है। इन्होंने 200 रुपए के आसपास पोजीशन खरीदी हुई है, जानना चाहते हैं कि और ऐड कर ले क्या और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो 176 पर बंद हुआ है तो इनको नुकसान है 30 रुपए के आसपास का। सजदानंद, क्या सजेशन? देखिए, ऐड करने की सलाह मैं एक रिवाइवल पे ही दूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी समय से एक रेंज में लॉक्ड इन है। 200 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है काउंटर के लिए, एंड 170 165 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है। एंड ठीक यहाँ पर एक मिड पॉइंट ऑफ द रेंज पे फिलहाल स्टॉक खड़ा है। तो अगर उनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है 188 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली वापस एक रिबाउंड हो सकता है, 200 210 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। बट खरीदारी मुझे लग रहा है 188 के ऊपर ही करनी चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से डिक्लाइन एक्सटेंड होती है तो लगभग अराउंड 160 165 के जोन को वापस रीटेस्ट कर सकता है काउंटर। सो इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, एक लेवल बेस्ड ट्रेड लेना चाहिए 188 के ऊपर। ठीक है, तो ये सजेशन ग्रेफाइट इंडिया पर 188 के लेवल्स पार हो टिके ये स्टॉक तो थोड़ा ऐड जरूर कर सकते हैं। चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल, को डिस्क्लोजर आपकी ओर से सजदानंद? वेल दीपाली जी, मेरी खुद की निजी कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंट्स की ज़रूर हो सकती है जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें से। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और हमेशा की तरह हमारे सभी क्वेरीज को जो कॉलर्स के जरिए मिली उनको आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।